विधवा की शादी। सिर्फ 30 साल की थी नीलम जब एक कार हादसे में उसके पति की मौत हो गई। उसकी गोद में था उसका 4 साल का बेटा और ढेर सारी जिम्मेदारियां। नीलम को सजने संवरने और अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था, लेकिन पति की मौत क्या हुई, नीलम की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। मेरे बेटे को गुजरे हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ और तूने गुलाबी रंग का कुर्ता पहना हुआ है। तुझे अपने पति के जाने का जरा भी गम नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ रोकर तो नहीं गुजारी जा सकती ना। तो क्या करेगी? पार्टियां मनाएगी? अरे एक तो मेरा बेटा मर गया और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मम्मी जी, मेरा भी पति गया है और इस बात से मुझे कितना फर्क पड़ता है मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन अगर मैं रोती हूँ तो मेरा 4 साल का बेटा बहुत रोता है, अपने पापा को याद करता रहता है। उसे दिखाने के लिए ही सही मेरा ठीक से रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी मैं नौकरी करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी क्या जरूरत है? यहाँ घर में रह रहकर मेरा दम घुटता है। पूरा दिन मुझे अपने पति की याद आती है। कुछ देर के लिए ही सही घर से बाहर जाऊंगी तो शायद कुछ अच्छा लगे। ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करता है वैसा करो, लेकिन ध्यान रखना ये ज्यादा चटक मटक रंगों के कपड़े पहनकर घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वरना दुनिया हमारे बारे में बातें करेंगी। अपनी सास की बात मानकर नीलम सफेद रंग के कपड़े पहनकर ऑफिस जाना शुरू कर देती है। ऑफिस में नीलम की एक सहेली बनती है, दिव्या। नीलम, तुम हमेशा ये सफेद कपड़े पहनकर क्यों आती हो? दिखने में इतनी सुंदर हो, जॉब करती हो, तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए। तुम्हें तो पता ही है, 1 साल पहले मेरे पति की मौत हो गई और इसीलिए मेरे ससुराल वालों ने कहा है कि मुझे सिर्फ सफेद कपड़े ही पहनने चाहिए, वरना लोग मुझे गलत समझेंगे। लोगों के हिसाब से तो अपनी जिंदगी जीना ही गलत है, लेकिन तुम कब तक ऐसे रहोगी? जो हो गया उसे भूल जाओ। मेरा भी बहुत मन करता है कि तुम लोगों की तरह रंगीन कपड़े पहनूं, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर रहूं, लेकिन फिर मोहल्ले वाले और रिश्तेदार मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगते हैं। देखो, तुम जॉब करती हो, तुम्हें लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगले दिन नीलम जाने के लिए तैयार होती है और रंगीन कपड़े पहन लेती है। ये देखकर नीलम की सास को गुस्सा आ जाता है। देखो बहू, तुम्हें समझाया था ना, अब तुम विधवा हो, तुम्हें ऐसे रंगीन कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मम्मी जी, अगर मेरे पति की मौत हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती? और सफेद कपड़े पहनने से आखिर क्या हो जाएगा? क्यों नहीं पहन सकती मैं रंगीन कपड़े? क्योंकि सफेद रंग विधवाओं के लिए बना है और तुम्हें रंगीन कपड़े पहनने का अब कोई हक नहीं है। तभी वहां पर नीलम की सहेली दिव्या आ जाती है। वो नीलम की सास की सारी बातें सुन लेती है। आंटी जी, विधवा होने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान अपनी जिंदगी जीना छोड़ दे और रंगीन कपड़े पहन लेने से क्या हो जाएगा? एक विधवा लड़की बाकी के सारे काम तो करती है ना, खाना खाती है, घर के काम करती है, फिर रंगीन कपड़े क्यों नहीं पहन सकती? वो इसलिए ताकि विधवा होने के बाद किसी दूसरे आदमी की नजर में ना आए। अरे रंगीन कपड़े पहनेगी तो सुंदर लगेगी, फिर कल को आकर कहेगी मुझे दूसरी शादी करनी है, तब हम क्या करेंगे? हाँ तो ठीक है ना, इसमें गलत क्या है? एक विधवा को अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार होता है, नीलम को भी है। चलो नीलम, तुम यही कपड़े पहनकर मेरे साथ चलो। नीलम रंगीन कपड़े पहनकर अपनी सहेली दिव्या के साथ ऑफिस चली जाती है। कुछ इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, लेकिन अब पति के जाने के बाद नीलम बहुत उदास रहने लगी थी। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? देखो, नए दोस्त बनाने चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। तुमने देखा ना, कितनी मुश्किल से सफेद रंग के कपड़ों से मुक्ति मिली है, और अब रंगीन कपड़े पहनूंगी, दोस्त बनाऊंगी तो समाज मुझे वैसे ही जीने नहीं देगा। इस मामले में तुम्हें समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए नीलम। लोगों का काम क्या है? बातें बनाना ही तो है। कुछ दिनों के बाद नीलम के ऑफिस में एक लड़का आता है। उसका नाम अमर था। वो धीरे धीरे नीलम को पसंद करने लगता है और एक दिन वो नीलम से कहता है, नीलम, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
लेकिन अमर, मैं एक विधवा हूँ और मेरा 4 साल का एक बच्चा भी है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारे विधवा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम एक अच्छी इंसान लगी और इसीलिए मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन मुझे मेरी फैमिली से इस बात की परमिशन कभी नहीं मिलेगी। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर आकर बात करूंगा। कुछ दिनों के बाद अमर नीलम के घर पहुंचता है। नमस्ते आंटी जी, मैं अमर हूँ। मैं आपकी बहू नीलम से शादी करना चाहता हूँ। मुझे तो पहले से पता था। पहले तूने विधवा वाला सफेद रंग छोड़कर ये रंग बिरंगी कपड़े पहनने शुरू किए और अब तेरा चक्कर भी चल रहा है। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो फिर कौन है ये लड़का, और यहाँ हमारे घर तेरे साथ शादी करने की बात करने क्यों आया है? आप नीलम को गलत समझ रही हैं। मैं नीलम को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा। चले जाओ हमारे घर से। हमारे यहाँ पर विधवा बहुओं की शादियाँ नहीं करवाई जाती। समझ में आई बात? अमर वहाँ से चला जाता है और नीलम की सास उसे बहुत उल्टा सीधा सुनाती है। कुछ दिनों के बाद पड़ोस में एक शादी होती है। वहाँ पर सारी औरतें तैयार होकर आती हैं। नीलम की सास भी उसे वहाँ पर चलने के लिए कहती है। नीलम सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर अपनी सास के साथ वहाँ पर जाती है, क्योंकि ऐसा उसकी सास ने कहा था। पर सारी औरतें काफ़ी सुंदर तैयार होकर आई थी। देखो तो मेरी साड़ी का कलर कितना सुंदर है, तुम्हें पसंद आया? और ये देखो मेरे कंगन, पिछले महीने ही दिलवाए थे मेरे पति ने। कितना अच्छा डिजाइन है ना? अरे तुम्हारी मेहंदी तो दिखाओ, रंग तो बहुत सुंदर आया है। लगता है तुम्हारा पति बहुत प्यार करता है तुमसे। और नहीं तो क्या। और वैसे भी ना, मुझे मेहंदी का ये लाल रंग बहुत पसंद है। अरे जरा उधर तो देखो, ये नीलम वहाँ पर क्या कर रही है? हम सबके बीच में विधवा का क्या काम? अरे इसका यहाँ होना तो मनहूसियत है। इसकी सास को इतना भी नहीं पता कि इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। ऐसे सफेद कपड़े पहनकर बैठी हुई है, दूर से पता चल रहा है कि उसका पति मर गया। नीलम की सास ये सारी बातें सुन लेती है और फिर अपनी बहू के उदास चेहरे की तरफ देखती है। नीलम की सास को इस बात का एहसास होता है कि उसने अपनी बहू के साथ अच्छा नहीं किया। घर आने के बाद, नीलम, जरा मेरे पास आना बेटा। क्या हुआ मम्मी जी? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? लो बेटा, बहुत सुंदर सुंदर और रंगीन साड़ियाँ हैं, ये सब तुम्हारे लिए। और सुनो, वो जो लड़का उस दिन घर आया था ना, क्या नाम था उसका? अमर। उसे कहना कि वो मुझसे आकर मिले। लेकिन अचानक क्या हुआ मम्मी जी? सब ठीक तो है ना? आप ये कपड़े मुझे क्यों दे रही हैं? और अमर से क्या काम है? बेटा, मेरे बेटे की मौत के बाद भी तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, नौकरी करती हो, पैसे कमाती हो। आज जब उस शादी में मैंने दूसरे लोगों की बातें सुनी, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि विधवा होने के बाद भी तुम्हें जीने का अधिकार है। मम्मी जी, मैं कुछ समझी नहीं। देखो बेटा, जो चला गया वो चला गया, लेकिन आज के बाद तुम रंगीन कपड़े पहनोगी, खुश होकर रहोगी। और हाँ, मैं खुद तुम्हारी शादी अमर के साथ करवाऊंगी। लेकिन मम्मी जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं तो आपके कहने पर सफ़ेद कपड़े पहनकर शादी में गई थी। वही तो बेटा, मुझे अच्छा नहीं लगा। और ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा कि विधवा होने के बाद एक लड़की को सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। अगर तुम ससुराल में रहकर अपनी जिम्मेदारी उठा सकती हो, तो फिर अपनी जिंदगी में सारी खुशियों पर भी तुम्हारा अधिकार है। नाचने वाली से शादी। दिनेश एक बार अपने दोस्त अमर की शादी में उसके गांव गया। दिनेश और उसके दोस्त शादी में जमकर मजे कर रहे थे। अमर की शादी में एक नाचने वाली लड़की भी आई थी, जिसका नाम था अमृता। उसका नाच देखकर वो लड़की दिनेश को बहुत पसंद आ जाती है। जब वो लड़की शादी में डांस करके वहाँ से जाने लगती है, तो दिनेश उसके पास जाता है। देखो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। जी शुक्रिया, डांस की बात तो सही है, लेकिन आप मुझे पसंद करते हैं, ये बात समझ में नहीं आई। इसमें समझना कैसा? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ,
आपको पता नहीं क्या, मैं नाचने वाली हूँ और हम जैसी लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। बहुत लड़के आते हैं तुम्हारी तरह बातें बनाने वाले, शादी के प्रपोजल्स लेकर लेकिन शादी कोई नहीं करता। कौन करेगा मुझसे शादी? मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप को साथ में लेकर आना। मैं तुम्हें यहीं इसी गांव में मिलूंगी, ये मेरा पता है। शादी होने के बाद दिनेश अपने घर लौट आता है। अपनी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, मैं अमृता नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, लेकिन ये अमृता है कौन? किसकी बेटी है? कैसा घर बार है, कुछ बताओ भी। बस सीधे आकर शादी की बात कर रहे हो। वो क्या है ना, वो लड़की एक नाचने वाली लड़की है। मेरे दोस्त अमर की शादी में मैंने उसे नाचते हुए देखा था। क्या? नाचने वाली लड़की? नहीं नहीं नहीं, नाचने वाली लड़की को हम अपने घर की बहू नहीं बना सकते। लेकिन माँ, मैंने उससे वादा किया है, मैं उसी से शादी करूंगा। वादा करने से पहले अपने माँ बाप से पूछना जरूरी नहीं समझा? किसी भी नाचने वाली को ऐसे शादी का वादा करके चले आए? लेकिन पापा, एक बार आप उससे मिल तो लीजिए, क्या पता आपको भी वो पसंद आ जाए। दिनेश के माँ और पापा दिनेश और अमृता की शादी के लिए तैयार नहीं होते। एक दिन दिनेश के मम्मी पापा अपने गांव से बाहर कहीं जा रहे होते हैं। तभी अचानक से एक गाड़ी वाला दिनेश के पापा के स्कूटर को टक्कर मारकर चला जाता है। दिनेश के मम्मी और पापा दोनों सड़क पर घायल होकर गिर जाते हैं। तभी वहां अमृता आती है। अरे अंकल आंटी, आपको तो बहुत चोट लगी है, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। अमृता दिनेश के मम्मी और पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है और उनका ख्याल रखती है। जब दिनेश हॉस्पिटल पहुँचता है, अमृता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो क्या ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं? वहाँ सड़क पर उनका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आ गई। क्या ये वही लड़की है बेटा जो तुम्हें पसंद थी? हाँ माँ, यही तो है अमृता, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। हमारी सोच गलत थी। ये लड़की तो बहुत अच्छी है और हम तुम्हारी इससे शादी करवाने के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं। उसके बाद दिनेश और अमृता की शादी हो जाती है। अमृता एक नाचने वाली थी और इसलिए वो किसी भी तरह की आवाज़ पर नाचना शुरू कर देती। एक दिन जब वो किचन में खाना बनाते वक्त झूम झूम कर नाच रही थी। अरे बहू, तुम यहाँ किचन में खड़ी होकर डांस क्यों कर रही हो? यहाँ कौन सा गाना बज रहा है? मम्मी जी, वो कुकर की सीटी का म्यूजिक है ना, बस उसी पर डांस कर रही थी। आप भी सुनिए ना, कितना अच्छा म्यूजिक है। अरे अब कुकर की सीटी पर कौन डांस करता है? अजीब नाचने वाली बहू मिली है। माना दिल की अच्छी है, लेकिन कुकर की सीटी पर भी नाचती है। भगवान भला करे। कुछ दिनों बाद दिनेश के पड़ोस वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और सारा दिन मजदूरों के हथौड़े चलाने की आवाज़ आती रहती। उस आवाज़ की वजह से अमृता घर का सारा काम छोड़कर डांस करती रहती। ये देखकर दिनेश के पापा कहते हैं, बेटा, तुम नाचने वाली बहू तो ले आए, लेकिन ये तो हथौड़ों की आवाज़ पर भी डांस करती है। और बेटा अपने घर का काम बिल्कुल छोड़ दिया है, सारा दिन बस मजदूरों के औजारों की आवाज़ पर डांस करती रहती है। कल मैंने एक गिलास पानी मांगा था तो मुझसे कहती है, पापा बाद में देती हूँ, अभी तो डांस कर रही हूँ मैं, डिस्टर्ब मत करो। माँ पापा, आपकी बात सही है। अमृता के ऊपर तो डांस करने का नशा कुछ ज़्यादा ही सवार हो गया है। लगता है इसके पुराने काम का भूत इसके सिर में फिर से घुस गया है। अरे लेकिन बेटा, हम क्या करें? अब ये पूरा दिन इसी तरह नाचती रहेगी तो कुछ अजीब नहीं लगेगा? एक दिन दिनेश और उसका परिवार जंगल में पिकनिक मनाने जाने का प्लान करता है। दिनेश, उसकी पत्नी अमृता और माँ बाप चारों मिलकर जंगल में पिकनिक मनाने पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर जंगल के लोग उन्हें घेर लेते हैं। अरे क्या मुसीबत है ये? कौन है ये लोग? ये तो हमें जिंदा जलाकर खा जाएंगे, अब हमें कौन बचाएगा? सही कहती हो माँ, ये तो जंगली लोग हैं, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। अरे डरने से बेहतर होगा कि हम अपने आप को बचाने का कोई उपाय सोचें। तुम्हारा क्या है, तुम तो नाचने लग जाओगी।
तुम्हारा दिमाग भी काम करता है और तुम्हारे तो पैर भी काम करते हैं। अरे माँ, ये लड़ने का वक्त नहीं है, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। अब सोचने से कुछ नहीं होने वाला, ये जंगल के लोग हमें पका कर खा जाएंगे। वो जंगली लोग दिनेश और उसके परिवार के हाथ पैर बांधकर उन्हें मारने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले वो आग जलाकर जोर शोर से नाचते हैं। उन्हें नाचता देखकर अमृता के अंदर की नर्तकी भी बाहर आ जाती है और वो पेड़ से बंधे बंधे ही जोर जोर से अपने पैरों से ठुमके लगाने लगती है। तभी एक जंगली बोल पड़ता है, लड़की, तुम यहाँ पेड़ से बंधे बंधे क्यों नाच रही हो? क्योंकि मुझे तुम जंगलियों से ज्यादा अच्छा डांस करना आता है। अरे जाओ जाओ, हम जितनी तेज डांस करते हैं उतना तो तुम कर ही नहीं सकती। लगा लो शर्त। अच्छा ठीक है, लगी शर्त। अगर तुमने हमसे ज़्यादा अच्छा और तेज डांस किया तो हम तुम्हारे परिवार को जिंदा छोड़ देंगे। और अगर तुम हार गई तो हम तुम सबको जिंदा जलाकर खा जाएंगे। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब बजाओ तुम्हारा जंगली ढोल, देखते हैं कौन कितना डांस करता है। वो जंगली लोग जोर जोर से ढोल बजाकर नाचना शुरू कर देते हैं। दिनेश और उसका परिवार उनके नाच की स्पीड देखकर दंग रह जाता है। अमृता भी उनके साथ बराबर से नाचने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे अमृता ने अपने डांस की स्पीड को कम कर दिया। क्या हुआ, हवा निकल गई तुम्हारी? बढ़िया ही हमसे जीतने वाली। बस 1 मिनट रुक जाओ, तुमको तो मैं अभी बताती हूँ। अब तक अमृता धीरे धीरे नाच रही थी ताकि वो सारे जंगली थक जाए और अमृता बाद में जोर जोर से डांस करके उन्हें हरा दे। और ऐसा ही हुआ। अमृता ने अब तेज स्पीड से नाचना शुरू कर दिया। सारे जंगली अब तक थक चुके थे। देखा, अब पता चला कौन ज्यादा अच्छा और तेज नाच सकता है। हाँ हाँ, तुम ही हमसे ज़्यादा अच्छा और तेज डांस करती हो। हमने मान लिया, बहुत थक गए, बस भी करो। अरे अभी कहाँ से बस करो, तुम कहो तो मैं दिन रात लगातार नाच सकती हूँ। हम तुम्हारे आगे हार मानते हैं, तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ से चली जाओ। देखा माँ, आज नाचने वाली बहू ने हम सबकी जान बचा ली। अरे बहू रानी तो सारा सारा दिन कमरे में बंद रहती है, कोई काम भी नहीं। मैं तो बोर हो जाती हूँ, क्या करूँ। तभी मीना की सहेली रीना उससे मिलने आती है। अरे मेरे घर का भी यही हाल है, बेटा ऑफिस और बहू कमरे में बंद, समय काटे नहीं कटता। लेकिन अब सच मानो तो वक्त ही नहीं है कि वक्त से रोटी भी खा लूं। अरे बहन, मुझे भी बता दे कौन सा जादू चलाया है, मैं भी अब जिंदगी के बचे कुचे दिन आराम से काट लूं। दीवारें देख देख कर तो बोर हो गई हूं मैं। रीना मीना को एक स्मार्टफोन देती है। ये ले, ये है वो छड़ी जो जादू करती है। इसमें मैंने तेरा फेसबुक अकाउंट भी बनाया है, एंजल प्रिया के नाम से। बस अब यहाँ दोस्त बना और सबसे बातें कर। सास को पहले तो उतना समझ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी आदत डाल लेती है। माँ जी जल्दी से खाना खा लीजिए, मुझे थोड़ा काम है। अरे तू जा, मैं खा लूंगी, अभी वक्त नहीं है। और सासू माँ मोबाइल में मुंह गड़ाए जवाब दे देती है। बहू समझ ही नहीं पाती और वहां से कमरे में चली जाती है। अचानक सास को किसी प्यारी पिंकी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। अरे वाह, ये तो कोई प्यारी सी लड़की लगती है, बात करती हूँ। सास फ्रेंड रिक्वेस्ट अपनाकर बात करने लगती है। अब क्या था, सास सारा दिन उस सहेली से बात करती, अपनी कहती, उसकी सुनती। एक दिन सास फोन पर ही सरगड़ाए, अरे बहू, जरा मंदिर के लिए थाली सजा दे, आज कीर्तन है। बहू फोन पर किसी को मैसेज टाइप करते कहती है, माँ जी क्या है, अब मुझे क्या पता कि आपको कौन कौन से भगवान की पूजा करनी होती है। तभी सास के पास कोई मैसेज आता है। अच्छा अच्छा ठीक है, रहने दे, मैं ही कर लूंगी। अब मैंने मना थोड़ी ना किया है, कर देती हूँ मैं। अब मैंने भी बोला ना कि थोड़ी देर में बात करती हूँ, तो मैं ही कर लेती हूँ, तू जा अपने कमरे में। बहू वहां से चली जाती है। सास मंदिर पहुंचती है और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सास फोन पर लिखती है, अरे मेरी बहू सारा दिन अपने कमरे में बैठी रहती है,
वहां से रिप्लाई आता है, मैं आपकी बहू को तो जानती नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक बात है, हो सकता है आपने उसे ताने दिए होंगे या फिर उसका दिल दुखाया होगा। ऐसा करने पर बहुओं का मन ससुराल से हट जाता है। याद रखिए, बहू और बेटी में फ़र्क होता है। सास घर जाती है और बहू से बड़े ही प्यार से बात करती है, उसके लिए खाना बनाती है, उसे गिफ्ट में साड़ी भी देती है। जिसके बाद अगले दिन, माँ जी चलिए, आज मैं भी आपके साथ मंदिर चलती हूँ, आते वक्त भोले भैया के गोलगप्पे खा कर आएंगे। अरे हाँ बहू, ये तो अच्छा है, चलो। सास मन में सोचती है कि उसकी फेक बुक वाली दोस्त कितनी अच्छी है। उसके समझाने से उसे उसकी बहू वापस मिल गई। वो बहू को अपनी दोस्त के बारे में बताने का सोचती है, लेकिन फिर चुप हो जाती है। बहू फोन पर टाइप करती है, मेरी सास मुझे नौकरानी समझती है, एक गिलास पानी तक खुद नहीं लेती। मन तो करता है कि बोल दूं, मैं बहू हूं, कोई नौकरानी नहीं। वहां से रिप्लाई आता है, देखो तुम्हारी सास को तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन वो बुजुर्ग होंगी। पूरा जीवन उन्होंने घर गृहस्थी चूल्हा चौका में निकाल दिया। और फिर तुम ये भी मत भूलो कि जिस पति पर तुमको इतना गर्व है, उसे भी शिक्षा उन्होंने ही दी है। तो जिसने तुम्हें इतना दिया, क्या तुम उनकी थोड़ी सी सेवा नहीं कर सकती? बहू भी अगले दिन से सास का सारा काम करती, उनके पैर दबाती, उनका ख्याल रखती, उनके साथ घूमने जाती। एक दिन सास, बहू ये लो मेरा हीरे का हार। पहले तो सोचा था कि अपनी बेटी को दूंगी, लेकिन आज जब मेरे हाथ पैर में दर्द था तो तुम मेरा साथ दे रही थी। समय पर खाना पानी देकर तुमने ही मेरा बुढ़ापे में साथ दिया। उसके हिस्से का बहुत कुछ मैं उसे दे चुकी हूँ, लेकिन ये अब तेरा। बहू तो ये देखकर खुशी से उछल ही जाती है। वो सास को गले लगाकर कहती है, माँ जी आप सच में बहुत अच्छी है। भला हो उस एंजल प्रिया का जिसने मुझे आपसे वापस मिलवा दिया, वरना मैं तो हमेशा आपको गलत ही समझती। मैं तो सोचती थी काश वो एंजल प्रिया मेरी सास होती। क्या नाम लिया बहू? एंजल प्रिया तेरी फेक बुक फ्रेंड है? हाँ माँ जी, वो बहुत अच्छी है। उन्होंने ही मुझे बताया कि सास की कीमत क्या होती है। अरे बहू, कहीं तू प्यारी पिंकी तो नहीं? जी माँ जी, मैं ही हूँ प्यारी पिंकी। क्यों? सास बहू को गले लगाकर कहती है, मैं भी यही सोचती थी कि काश प्यारी पिंकी मेरी बहू होती। शुक्रिया बहू। सासू माँ, शुक्रिया तो हम दोनों को फेक बुक और सोशल मीडिया का करना चाहिए, जिसने हम दोनों को एक दूसरे से दिल से मिला दिया। अब तक दोनों को समझ आ गया था कि जो खुशी वो बाहर ढूंढ रहे थे, सच में तो वो उनके घर में ही थी। ममता की बहू शुचि हर बात पर चिक-चिक करती, जो ममता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहू, तेरे में कोई कमी नहीं है, सारा काम भी तू बहुत अच्छे से करती है, लेकिन ये तेरी जो जबान है ना, बड़ी कैंची की तरह चलती रहती है, जो तेरा सारा काम बिगाड़ कर रख देती है। वाह जी वाह, मतलब आप लोगों को बेजुबान बहू चाहिए थी, जो न बोले न बात करे, और आप लोग बस जुल्म ढाते रहे। तभी वहां क्षितिज आ जाता है। अरे ऐसा क्या जुल्म हो रहा है तुम्हारे ऊपर? माँ सही कह रही है, मैं खुद तुम्हारी चलती जबान से परेशान हो गया हूँ। अब तो शुचि का पारा 7वें आसमान पहुंच जाता है। वाह जी वाह, अब आप भी, क्या नहीं किया मैंने आपके लिए, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन आप भी अपनी माँ की जबान बोलने लगे। अरे यार, कैसी बात बोल रही हो? माँ की जबान, बीवी की जबान? अरे मेरी तो कोई जुबान है ही नहीं जैसे। देखो शुचि, माँ से बुरा व्यवहार मैं पसंद नहीं करूंगा। अब क्या था, माँ के सामने अपनी हुकूमत कम होती देख शुचि को माँ से नफरत होने लगती है। अगले दिन शुचि माँ के कमरे में जाती है। माँ ये लीजिए गर्म पानी। पानी रखकर वो चली जाती है, लेकिन जैसे ही माँ गरारा करने लगती है, हाय रे, मैं तो जल गई। अरे पानी इतना गर्म क्यों दिया शुचि? मेरा तो पूरा का पूरा मुंह ही जल गया। वाह,
मजा आ गया। लग रहा है गर्म पानी ने अपना काम कर दिया। अब और लगो ना मेरे मुंह। शुचि, माँ के चिल्लाने की आवाज आ रही है और तुम कैसी हो कि जाती भी नहीं, देखती भी नहीं कि माँ को क्या हो गया। आवाज तो आपको भी आ रही है, जा तो आप भी सकते हैं, लेकिन नहीं, शुचि ने तो जैसे सारे काम का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तुम्हारे परिवार से। ये कहकर शुचि माँ के कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसती है, माँ जल्दी से शुचि को पकड़कर खींच लेती है और ऊपर एक बड़ी सी छिपकली गिरती है। शुचि छिपकली देखकर डर जाती है। हे भगवान, ये छिपकली मेरे ऊपर गिरती तो मैं तो मर ही जाती। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तू छिपकली से डरती है और समय पर मेरी नजर पड़ गई। ऐसे मेरा मुंह जल गया है। प्लीज कुछ कर, रहा नहीं जा रहा है। शुचि को अपने किए पर पछतावा होता है और भागकर सास को बर्फ देती है। ये लीजिए, इसे मुंह में रख लीजिए। और गलती तो वैसे आपकी भी है, चेक करना चाहिए था ना आपको कि पानी कितना गर्म है। अरे 7 साल हो गए तेरी शादी को, तब तो चेक नहीं किया, अब क्यों करूं? वाह जी वाह, यहाँ भी मेरी ही गलती है। अरे इंसान हूँ, मशीन नहीं जो हमेशा सही रहूं। अच्छा, आज मैं दोपहर में सहेल के घर जा रही हूँ, अभी से बता देती हूँ। अरे हाँ, जाना, मैंने कब मना किया है? पता है नहीं किया, लेकिन बच्चे। हाँ, जैसे तू हमेशा बच्चों को साथ लेकर जाती है, मैं देख लूंगी ना। शुचि तैयार होकर सहेली के घर जाती है। अरे वाह शुचि, तेरी ड्रेस तो बहुत अच्छी है। तू ऐसे कपड़े पहन कर निकलती है तो तेरी सास कुछ नहीं कहती क्या? दूसरी सहेली बच्चा संभालती हुए कहती है। अरे सूची, सही है, तू एंजॉय भी कर लेती है लाइफ को और बच्चा सास देख लेती है। तेरे तो मजे हैं भाई, मजे। अरे मजे कैसे, जब वो बोलती है ना तो बड़ा ही कड़वा बोलती है। रहने दे। अच्छा चल, मैं जा रही हूँ, डिनर भी तो बनाना है ना। शुचि ये बोलकर वहां से चली जाती है। घर आकर देखती है कि माँ बच्चों के साथ खेल रही है। आ गई बेटा? आना ही था ना, खाना कौन बनाएगा? फिर रात होते ही सब चिल्लाने लगेंगे, खाना खाना, और फिर सबको मौका मिल जाएगा ना मुझे कहने का कि मैं सही हूं ही नहीं, खाना भी नहीं बनाती हूँ। और आप आप तो सबसे पहले बोलेंगी। अब सास को गुस्सा आ जाता है। एक तो सारा दिन तेरे बच्चों को देख रही थी, घर पर किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता है, बच्चे घर गंदा करते हैं उसे देखती हूँ। हद है, अब क्या खाने की जिम्मेदारी भी मैं ही ले लूं तो करेगी तू क्या? शुचि को ये सुनकर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। बस माँ जी बस। अरे ये तो गुलामों वाली जिंदगी हो गई, कोई फ्रीडम रहा ही नहीं। ऐसा लगता है कि बंद कर रह गई हूँ। घर तो किसी कैद खाने सा हो गया है, मन ही नहीं करता यहाँ रहने का। अब मैं और आप एक घर में रह ही नहीं सकते बस। अरे तो क्या मैंने बांध कर रखा है तुझे? अरे मैंने क्या कर दिया जिससे तुझे ऐसा लग रहा है? और तेरा इतना बोलने के बाद तो मैं खुद ही तेरे साथ नहीं रहना चाहूंगी। लेकिन अब सवाल था कि सासू माँ जाएंगी कहाँ, क्योंकि बहू तो मायके चली जाती है, लेकिन सास कहाँ जाए? तभी क्षितिज आ जाता है। उसे भी सारी बात का पता चलता है। वो माँ को समझाता है, लेकिन वो मानती नहीं और ना ही शुचि मानने को तैयार। दोनों की लड़ाई में माँ का सामान पैक हो जाता है। माँ अब कहाँ जाएंगी? मैं भी अपने मायके जाऊंगी। माना मेरे माता पिता नहीं रहे, लेकिन भाई भाभी से भी तो मायका होता है ना। और सास निकल जाती है मायके। बस फिर क्या था, शुचि सुबह सुबह गर्म पानी लेकर माँ के कमरे में जाती है, लेकिन वहां माँ नहीं होती। हाँ, चलो अच्छा है, अब ये रोज रोज के काम से तो बची। ये कहकर वो कमरे में जाती है जहां अक्सर माँ बैठी रहती थी। कमरा खाली खाली लग रहा है। तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है। अरे सुची, बहुत अच्छी सेल लगी है, कौड़ियों के दाम में ब्रांडेड कपड़े, जूते और बैग मिल रहे हैं, चलो ना चलते हैं। वाह रे वाह, ठीक है मैं आती हूँ। अब तो कोई टेंशन है ही नहीं, सासू माँ भी नहीं है, अब तो मजे से घूमूंगी। अरे मजे से तो तू पहले भी घूमती थी, लेकिन सास नहीं है तो बच्चे कौन देखेगा? और तुझे तो पता है ना,
मॉल्स में बच्चों की एंट्री बैन है कोरोना के कारण। अरे तो फिर कैसे आऊंगी मैं? सेल तो बस आज के लिए है, कल खत्म। शुचि को बड़ा रोना सा आता है। फिर वो जब दिन में खाना खाने बैठती है, वो भी अकेले अकेले। अकेले तो कोई खाना भी नहीं खाया जाता, मैं नहीं खा रही माँ के बिना। शाम को क्षितिज आता है तो शुचि जोर जोर से रोने लगती है। अब क्यों रो रही हो? क्या हुआ? माँ को घर से निकालकर शांति अभी भी नहीं मिली तुम्हें? नहीं, मैं माँ के बिना नहीं रह सकती। ना कोई बताने वाला है कि मैं कैसी लग रही हूँ, ना ही कोई समझने समझाने वाला। मैं माँ के बिना नहीं रह सकती, चलो माँ को ले आते हैं। अरे वाह, ऐसा शायद पहली बार होगा कि बहू रूठी सास को मायके से लेने जा रही है। दोनों सास को लेकर घर आते हैं और अगले दिन से फिर वही शुरू। मेधा शुरू से ही पढ़ने में होशियार और मेधावी छात्रा थी। अच्छी पढ़ाई के बाद अच्छा कॉलेज सिलेक्शन और फिर बहुत अच्छी जॉब। तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया मेधा। अरे लेकिन ये जो काम करने का तरीका है ना, इसे बदल ले। 18 घंटे काम करेगी तो कल को बच्चा कैसे संभालेगी? तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ माँ, जो बच्चे और परिवार में फंस जाऊँ। मैं तो जिंदगी खुल कर जीऊंगी। सब कहने की बात होती है बेटा, अपने बच्चे का सुख हर कोई चाहता है। वक्त बीतता है और मेधा की शादी हो जाती है। शादी के कुछ सालों में ही मेधा एक सुंदर से बेटे की माँ बन जाती है। अरे यार, मेरी मैटरनिटी लीव खत्म हो रही है, क्या करे? माँ भी नहीं आ सकती, कैसे मैनेज करूँ? ऐसा करते हैं, इसके लिए एक केयर टेकर रख लेते हैं, वो देखा करेगी इसे। मेधा को पति की बात जंच जाती है और वो केयर टेकर की तलाश शुरू कर देती है। एक दिन उन लोगों के घर एक महिला आती है जो दिखने में पढ़ी लिखी लगती है। जी, क्या काम है आपको? मैम, मेरा नाम स्नेहा है। आपका एड देखा केयर टेकर का, क्या मैं आपके यहाँ काम कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आप तो अच्छे घर की लगती हैं, फिर नौकरी क्यों? दरअसल मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती और माता पिता भी नहीं है इस दुनिया में। तो अरे अरे, कोई बात नहीं, तुम लक्ष्य को ही अपना बच्चा समझो और यहीं रहना, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बता देना। नेहा खुशी खुशी लक्ष्य को संभालने लगती है। रात को जब मेधा घर पर आती है, अरे क्या बात है स्नेहा, तुमने खाना नहीं खाया क्या? अरे दीदी, आपका बेटा टाइम दे तब ना। अरे तो जब वो सोता है तब खा लिया करो। तब तो मैं इसके पास ही बैठी रहती हूँ। कोई मच्छर या कीड़ा काट ले लक्ष्य को तो अब आप पकड़ो, मैं खाना खा लेती हूँ। स्नेहा वहाँ से चली जाती है। बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही है ये लक्ष्य का। मेधा, इतना तो शायद तुम भी ध्यान नहीं देती। मेधा को पति की बात बुरी तो लगती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे स्नेहा मेधा और उसके पति के साथ बाहर भी जाने लगी। सुनो, स्नेहा को भी बाजार ले चलते हैं। वो क्या है ना, लक्ष्य को देख लेगी जब तक मैं शॉपिंग कर लूंगी। हाँ हाँ चलो, वैसे मैं चाह रहा था कि लक्ष्य को लेकर हम दोनों ही चलते। क्या यार, तुम तो फ्री में इमोशनल हो जाते हो। कितना देख लेंगे हम दोनों मिलकर, ले चलो उसे। कार से निकलकर मेधा और लक्ष्य रोड क्रॉस कर रहे थे कि सामने से कार आ जाती है। मेधा का ध्यान नहीं होता, लेकिन स्नेहा तुरंत लक्ष्य को मेधा से छीन लेती है। मेधा गिर जाती है और कार मेधा को छूकर निकलती है, जिससे मेधा को खून आ जाता है। पति मेधा को हाथ देकर उठाता है। स्नेहा लक्ष्य को लेकर गले लगाई रहती है। थैंक्स स्नेहा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि कार आ रही है। स्नेहा का गुस्सा मालकिन पर टूट पड़ता है। अरे कैसी माँ है आप, अगर आज कुछ लक्ष्य को हो जाता तो मैं आपको कभी माफ नहीं करती। छोटा सा बच्चा है, उसे चोट लगती है तो पता है कितनी तकलीफ होती है। पति भी स्नेहा को देखने लगता है कि उसे क्या हो गया। मेधा को स्नेहा पर काफी गुस्सा आ जाता है। घर आकर कहती है, देखो स्नेहा, माना तुम लक्ष्य को बहुत प्यार करती हो, लेकिन वो मेरा बेटा है। मैं कभी जानबूझकर उसके साथ बुरा नहीं कर सकती, समझी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं लक्ष्य को लेकर कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो चुकी हूँ। मैं ध्यान रखूंगी कि आगे से ऐसा ना हो। मेधा का मन स्नेहा से अब हटने लगा था। एक शाम मेधा ऑफिस से घर आती है कि लक्ष्य उसे दिखाई नहीं देता और ना ही स्नेहा। वो स्नेहा के कमरे में जाती है जहाँ दोनों सो रहे होते हैं। अरे स्नेहा, लक्ष्य को आज इस कमरे में क्यों सुला दिया? दीदी, मुझे नींद आ रही थी, ऐसे में उसे कमरे में अकेले लिटाना मुझे ठीक नहीं लगा। मेधा बच्चा उठाने लगती है कि स्नेहा टोक देती है। रहने दीजिए ना दीदी, सो रहा है, फालतू में नींद खराब हो जाएगी। मेधा को गुस्सा आ जाता है और वो बच्चा उठाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मेधा स्नेहा को बुलाती है, साथ में एक और लड़की खड़ी होती है। स्नेहा,
अब तुम अपना कुछ और देख लो। हम लोगों को नई केयर टेकर मिल गई है, तुम इस हफ्ते घर छोड़ देना। स्नेहा का मन लक्ष्य को छोड़ने का नहीं करता, लेकिन नौकरी तो नौकरी होती है ना। स्नेहा घर से चली जाती है। धीरे धीरे महीने और साल बीतते जाते हैं और लक्ष्य एक नौजवान लड़का हो जाता है। लक्ष्य, आज मुझे मंदिर जाना है, ले चलोगे? ठीक है माँ, एक काम करके अभी वापस आता हूँ, तब तक आप और पापा दोनों तैयार हो जाइए। दोनों तैयार होकर बैठ जाते हैं, लेकिन लक्ष्य काफी देर तक नहीं आता। अरे मेधा, फोन तो करो लक्ष्य को, देखो क्या हो गया उसे। मेधा फोन करती है तो पता चलता है कि लक्ष्य का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी अस्पताल में है। जल्दी चलिए, पता नहीं कैसा होगा मेरा बेटा। अरे चिंता ना करो, सब ठीक होगा, मैं अभी कार निकालता हूँ। दोनों मियाँ बीवी अस्पताल पहुँचते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि लक्ष्य बिस्तर पर पड़ा होता है। एक महिला इन्हें यहाँ लेकर आई है, वो वहाँ बैठी है। लेकिन फिलहाल तो आप लोगों को इनके लिए किडनी का प्रबंध करना होगा। एक्सीडेंट में इसकी किडनी डैमेज हो गई है। मेरी ले लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। नहीं नहीं, आप माँ हैं, आपकी नहीं ले सकते, पिता की भी नहीं। आप किसी रिलेटिव या दोस्त से पता कर लें, और हाँ थोड़ा जल्दी करें क्योंकि देर होने से मामला बिगड़ सकता है। मेधा बैठकर रोने लगती है कि वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। जिस औरत ने आपके बेटे को यहाँ भर्ती कराया था, वो अपनी किडनी आपके बेटे को देना चाहती है। हाँ? कौन है वो? कहाँ है वो? तभी वहाँ स्नेहा आ जाती है। स्नेहा तुम? मैं लक्ष्य को पहचान नहीं पाई थी, लेकिन आप लोगों को देखकर समझ गई कि ये लक्ष्य है, इसलिए वापस आ गई। मैं अपनी किडनी आपके बेटे को देना चाहती हूँ। मेरी अपनी तो कोई औलाद नहीं, लेकिन लक्ष्य में मैंने हमेशा अपना बच्चा देखा। तुम धन्य हो स्नेहा, जो इतने साल में भी लक्ष्य को भूल नहीं पाई। सही मामले में तो वो तुम्हारा ही बच्चा होगा, क्योंकि जन्म भले ही मैंने दिया हो, लेकिन आज तुम उसकी जिंदगी बचा रही हो। सुधा बहू की कमाई। कंचन की 2 बहुएं थी, सुधा और गौरी। दोनों के 2 बच्चे। गौरी नौकरी करती, पैसे कमाती और लोगों को बातें सुनाती, तो वहीं सुधा अपने और गौरी के बच्चों को पढ़ाती, लिखाती, उनका ख्याल करती और घर का सारा काम भी करती। लेकिन फिर भी कंचन को पसंद थी गौरी। बच्चों चलो उठो, स्कूल का टाइम हो रहा है। भाभी, इन लोगों को आप अपने कमरे में ही सुला लिया करो ना, मैं डिस्टर्ब होती हूँ। वैसे भी आप क्या जानो ऑफिस में कितना काम होता है। अरे वाह, मैं तो चाची के पास सोऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, बच्चों को माँ के पास ही सोना चाहिए। ये बोलकर सुधा बच्चों को साथ लेकर बाहर आ जाती है। अरे सुधा, क्या रोज रोज गौरी के कमरे में चली जाती है? पता है ना वो नौकरी करती है, थक जाती है बेचारी। तो क्या माँ बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? वैसे भी सुबह की पढ़ाई दिमाग पर ज़्यादा असर करती है, इसलिए मैं इन लोगों को सुबह जल्दी उठाकर दिन में सुला भी देती हूँ। अच्छा ठीक है, ज़्यादा समझदारी ना दिखा। इतनी समझदार होती ना तो आज किसी दफ्तर में अफसर होती। तभी सुधा के ससुर बोल पड़ते हैं। है तो अफसर, मेरे घर की लक्ष्मी और अफसर सब मेरी सुधा बिटिया ही है। अरे चुप रहो जी, मती मारी गई थी, बोल रही थी कि दोनों बहुएं कमाओ आनी चाहिए, लेकिन आप तो माने ही नहीं। मती मारी गई थी आपकी। तभी सुधा सास को चाय का प्याला पकड़ाती है। अगर ये भी दफ्तर जाती ना तो कौन हमारी इस उम्र में सेवा करता, सोचा है कभी? सुधा का ज्यादा ध्यान बच्चों पर होता। देखो बेटा, रट्टा करके पढ़ाई नहीं होती, गणित समझने का विषय है, मैं बताती हूँ। और वो चारों बच्चों को अच्छे से पढ़ाती। अरे भाभी, ये लीजिए चेक, स्कूल की फीस आज जमा कर देना, मैसेज आया था। तभी सुधा का पति भी वहाँ आ जाता है। सुधा, आज रात को तैयार रहना, हम फिल्म देखने चलेंगे, रात का खाना भी बाहर खा लेंगे। नहीं जी, कल राजू की परीक्षा है, मैं नहीं जा सकती। अरे राजू की परीक्षा है तो गौरी है ना, पढ़ाए अपने बच्चों को, तुम्हारी भी तो अपनी जिंदगी है ना। अरे कैसे बोल रहे हैं आप? क्यों गौरी पढ़ाए? आपको तो पता है कि वो सिर्फ मेरे समझाने से ही समझता है। पति वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते जाते हैं। एक दिन गौरी और गौरी का पति, भैया मैं और गौरी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, घर में रह रहकर उब गए हैं, कुछ दिनों की छुट्टी है, सोचा मन बदल जाएगा। अरे तुम लोग तो रोज बाहर जाते हो, घूमते हो, कभी सुधा को भी लेकर जाओ, वो भी तो घर में रह रहकर ऊब गई होगी, थोड़ा चेंज मिल जाएगा उसे। कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? ये जो घर चल रहा है वो हम लोगों के बाहर जाने से ही चल रहा है। और हाँ, हमने कभी मना नहीं किया कि भाभी बाहर ना जाए।
अरे बाबूजी कहाँ, समय ही कहाँ है। बच्चे छोटे थे तब तो सोच भी सकती थी, अब तो बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है, मैं नहीं जा सकती। अरे रहने दो सुधा, बच्चे छोटे थे तब भी तुम कहाँ निकलती थी। तभी सुधा की बेटी आ जाती है। माँ, आपके लिए खुशखबरी है, मैंने डॉक्टरी की परीक्षा पास कर ली है, अब आपकी बेटी जल्दी डॉक्टर बन जाएगी। ओह, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं एक डॉक्टर का पिता कहलाऊंगा। और मैं डॉक्टर का चाचा। अरे आज तो अपने राजू की इंजीनियरिंग का रिजल्ट भी आने वाला था ना? आज नहीं कल है गौरी, और उसके लिए कल तुम लोगों को कॉलेज भी बुलाया है। ओ कल कल तो मेरी मीटिंग है, मैं नहीं जा सकती। और मेरी भी एक ज़रूरी इंटरव्यू है, मैं नहीं जा पाऊँगा। तभी वहाँ राजू आ जाता है। चाची, कल की तैयारी है ना? कल आपको और दादू को मेरे कॉलेज आना है। अरे मुझे क्यों बेटा? क्योंकि दादू एक सरप्राइज है आपके लिए। क्यों, फेल हो गया है क्या भाई तू? अरे चुप कर, मेरा राजू तो तुझसे भी अच्छे नंबर लाएगा। क्या बात है राजू, मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं? हमें नहीं आना है क्या कल? अब आप तो बिजी होंगे ना, इसलिए नहीं कहा आपको। गौरी को बुरा लगता है। अब नहीं, मैं तो फ्री हूँ। हाँ, मैं भी कल आ जाएंगे हम सब तुम्हारे कॉलेज में। अगले दिन कॉलेज के कार्यक्रम में स्टेज से प्रिंसिपल कहते हैं, और हमारे कॉलेज में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से इंजीनियरिंग की परीक्षा सबसे अच्छे नंबरों से पास की राजू ने। राजू, स्टेज पर आकर अपना पुरस्कार लो और 2 शब्द बोलो। राजू स्टेज पर जाता है और माइक पर कहता है, मैं आज स्टेज पर बुलाना चाहूँगा उनको जिसके कारण मैं आज इस मकाम तक पहुँचा हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो हूँ मेरी सबसे प्यारी। गौरी को लगता है कि उसका बेटा अब उसे स्टेज पर बुलाएगा। वो खड़ी हो जाती है। वो है मेरी सबसे प्यारी 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 सी चाची के कारण। मैं चाहूँगा कि मेरा ये पुरस्कार मेरे चाची के हाथों से मुझे मिले। गौरी का मुंह उतर जाता है। सब लोग घर वापस लौटते हैं। वाह, ये तो वही बात हो गई कि खाद कोई और डाले, फसल कोई और खाए। मेरे बेटे ने मुझसे तो पूछा ही नहीं, कमाई धमाई तो सब धरी की धरी रह गई। मैं राजू से बात करूंगी गौरी, तुम परेशान ना हो। अरे भाभी, जो होना था वो तो हो गया, अब क्या बात करेंगी। अच्छा होता कि मैं इंटरव्यू में ही चला जाता। तभी वहाँ ससुर जी आ जाते हैं। अरे बेटा, कमाई सिर्फ पैसों की ही नहीं बल्कि असली कमाई तो आपके संस्कारों की होती है, जो सुधा बहू ने कमाया। बच्चों के लिए दिया उसका त्याग और बलिदान, तो रंग तो आना ही था एक दिन। अंतरिक्ष में गई सास बहू। मम्मी, आप इतनी अच्छी एस्ट्रोनॉट हो, फिर ये अर्ली रिटायरमेंट क्यों? क्योंकि बचपन से मेरा बस एक ही सपना था, जिसके लिए मैंने लाइफ में बहुत कुछ खोया और छोड़ा। लेकिन अब इस अर्ली रिटायरमेंट के जरिए मैं बस तुम दोनों के साथ और पास रहकर बिना किसी हड़बड़ी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। सास की बात सुनकर काजल मुस्कुराकर चली जाती है। उसी शाम ऑफिस से घर वापस आकर अजय अपनी मम्मी के पास बैठता है। मम्मी, क्या हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कोई नया स्पेस मिशन प्लान कर रही है? क्या मिशन है, बताओ ना मम्मी। हे भगवान, शरीर इतना बड़ा हो गया लेकिन दिमाग आज भी बच्चों से गया गुजरा है। घर में आया नहीं कि सवाल शुरू। तो तुम जवाब दे दो ना। मैं क्या जवाब दूं? जैसे तुझे मेरे रिटायरमेंट के बारे में पता ही नहीं। इतने समय से तूने मुझे ऑफिस जाते हुए देखा क्या? फिर मुझे कैसे पता होगा? जा, तेरी पत्नी से पूछ, वो रोज ऑफिस जाती है। माँ की बात पर अजय आवाज लगाकर काजल को बुलाकर वही सवाल उससे भी पूछता है, पर काजल उसका कोई जवाब नहीं देती। और बोलो पत्नी से पूछने के लिए, मैडम जवाब ही नहीं दे रही। सवाल जायज हो तो जवाब मिलेगा ना, तुम्हें अच्छे से पता है। कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स के चलते हम किसी से भी ऑर्गेनाइजेशन और मिशन से रिलेटेड कोई बात नहीं कर सकते। वो तो पता है, लेकिन मुझसे भी छुपाने का मतलब समझ में नहीं आया। वो मम्मी, रिटायरमेंट एप्लीकेशन के बाद से आपने ऑफिस भी आना बंद कर दिया।
सबको लगा कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं होगी, इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया। क्या तुम भी इस मिशन का हिस्सा हो? मैं ही इस मिशन की लीड साइंटिस्ट हूँ। ये हमारा अब तक का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मिशन है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो दुनिया में हमारे नाम के साथ मेरा प्रमोशन भी पक्का है। काजल की बात सुनकर दोनों माँ बेटे हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। अब दिन बीतने लगते हैं। काजल स्पेस मिशन के चलते पहले से ज्यादा बिजी हो जाती है और देर तक ऑफिस में समय बिताने लगती है। कुछ समय तक इसे चुपचाप देखने के बाद एक सुबह बहू को सामने देखकर आखिरकार सास उसे टोक ही देती है। आ रही हो या जा रही हो? भाई हमें तो तुम्हारी शक्ल देखे लगता है सदियां बीत गई। मैडम कब आती है कब जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। अरे ऐसा कौन सा मिशन है जिसने सुबह रात घर परिवार सब भुला दिया? मिशन तो मैंने भी बहुत देखे हैं और गई भी हूँ, पर ऐसा हाल कभी नहीं हुआ। मम्मी, मैं आपकी चिंता और गुस्सा समझ सकती हूँ, पर ये स्पेस मिशन आज तक के सभी मिशन से बहुत अलग है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं, ऐसा क्या है इसमें? आई एम सॉरी मम्मी, मैं नहीं बता सकती। भूलो मत, मैंने रिटायरमेंट अप्लाई किया है, लेकिन रिटायर होने में अभी 7 महीने बाकी है, जिसके हिसाब से मैं आज भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ। तो मुझे बताकर तुम कोई रूल नहीं तोड़ रही। मुझे सब याद है मम्मी, और मुझे ये भी पता है कि अगर आप साथ दें तो मिशन के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी। पर सीनियर्स ने रूल बनाया है कि इस मिशन की इंफॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं के पास होगी जो इसका पार्ट है, और मुझे तो उन्होंने खास अपने पास बुलाकर ये समझाया था। बहू की बात सुनकर सास सोच में पड़ जाती है और अगले दिन खुद भी ऑफिस पहुंच जाती है। ओहो, क्या बात है मैडम, रिटायरमेंट के एप्लीकेशन के बाद तो आपने दर्शन देने भी बंद कर दिए। अरे सर, अगर ईद का चांद रोज निकला करता तो क्या उसका स्वागत इतने जश्न से होता? इस पर सीनियर भी हंसने लगते हैं और दोनों कैबिन में जाकर बैठ जाते हैं, जहां सास बातों बातों में नए स्पेस मिशन के बारे में पूछती हैं। वो उन्हें मिशन के बारे में सब कुछ बताकर तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुला लेते हैं, जिसमें साइंटिस्ट की टीम और काजल के साथ एस्ट्रोनॉट्स की पूरी टीम भी होती है। तो ये है हमारी टीम जो सब कुछ भूल कर दिन रात इसी मिशन पर काम कर रही है। अगर आप भी हमें ज्वाइन कर ले तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। अगर आप मुझे टीम में चाहते थे तो पहले कांटेक्ट क्यों नहीं किया? आपने स्पेस में ना जाने के फैसले के साथ डेस्क जॉब का भी इनकार कर दिया और अर्ली रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया, और फिर पिछले 1 महीने में किसी के साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ। इसलिए हमने सोचा शायद अब आप ब्रेक लेकर इस सब से दूर रहना चाहती हो, और इसीलिए किसी ने आपको परेशान करना सही नहीं समझा। बात तो आपकी सही है, फिर भी एक सुझाव देना चाहूंगी। ये जो आप कर रहे हो ना, ये मिशन नहीं, साफ सुसाइड है। एक साथ इतने सारे लोगों को स्पेस में 6 महीने रहने के लिए भेजना आसान काम नहीं है, और ये बात मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमें सारे कॉन्सिक्वेंसेस, स्पेस नेचर, मिशन की मुश्किल सब का पता है, और ऐसा करने वाले हम पहले नहीं हैं। इसलिए ये भी साबित है कि काम हो सकता है। आप सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए इतने सारे लोगों की जान और मेहनत को दांव पर लगाना चाहते हो, जिसमें सक्सेस रेट भी मुश्किल से 1% है। बहुत देर तक इन्हीं सब बातों पर बहस चलने और काजल की सास उर्फ ऑर्गेनाइजेशन की सबसे एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट को बहुत देर समझाने के बाद भी जब वो राजी नहीं होती, तो ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर्स को उन्हें घर वापस भेजना पड़ता है। लेकिन उसी के बाद से न चाहते हुए भी सास मिशन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है। माँ, जब घर में बैठकर भी मिशन के बारे में ही सोचना है, तो इससे अच्छा है कि वहां जाकर इस सोच के जरिए उनकी मदद ही कर दो। उन्हें ऑफिस में नहीं, स्पेस में जाने के लिए मेरी जरूरत है। वो चाहते हैं कि मैं हेड एस्ट्रोनॉट बनकर बाकी सबके साथ स्पेस में जाऊं। वाओ, रिटायरमेंट से पहले आखिरी असाइनमेंट की तरह इससे अच्छा और क्या हो सकता है माँ? आपको हाँ बोल देना चाहिए। उस टीम में एक मेंबर काजल भी है। अगर हम दोनों ही चले जाएंगे तो तुम अकेले कैसे रहोगी?
वहां से जिंदा वापस आने की कोई गारंटी नहीं बेटा। अब भी हमें भेजना चाहते हो क्या? जिस दिन से आपको पहली बार स्पेस में जाते देखा है, तभी से ये डर और पॉजिटिविटी दोनों साथ लेकर जीना सीख गया हूं। आप जाओ माँ, मुझे पूरा भरोसा है आप दोनों वापस भी आओगे और देश के साथ मेरा नाम भी रोशन करोगे। बेटी की बात सुनकर माँ के अंदर हिम्मत आती है और वो एक बार फिर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पहुंच जाती है, जहां उसके फैसले से सब बहुत खुश होते हैं और स्पेस मिशन की तैयारी पहले से ज्यादा जोश में शुरू हो जाती है। कुछ ही समय बाद दोनों सास बहू स्पेस में पहुंच जाती हैं। आखिरकार आज मेरी साइंटिस्ट बहू एस्ट्रोनॉट भी बन गई। सिर्फ स्पेस सूट पहन लेने से कोई एस्ट्रोनॉट नहीं बन जाता। मैं साइंटिस्ट हूँ और उसी में खुश हूँ। अगर मिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो शायद कभी यहाँ आती भी नहीं। इसी तरह दिन पर दिन स्पेस की अनेक मुश्किलें और दिक्कत सहते हुए देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाते हुए सब सही सलामत अर्थ पर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद से दुनिया भर में ये मिशन सास बहू की अंतरिक्ष यात्रा के नाम से मशहूर हो जाता है। रोशनपुर नाम के गांव में चंदा और शांति नाम की जिठानी और देवरानी रहती थी। चंदा का पति बहुत पैसे वाला था। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और उसके विपरीत शांति का पति बहुत ही गरीब और नशेड़ी था। शांति चंदा के घर में काम करके अपना घर चलाती थी। भाभी, घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा खाना दे पाए तो बहुत मेहरबानी होगी। मुझे जो भी पैसे मिलते हैं वो तो आपके देवर नशे में उड़ा देते हैं। ये तुम लोगों का ना रोज रोज का ड्रामा हो गया है। अब देवर जी कमाते नहीं है तो मैं क्या करूं? तुम्हारा पति तो तुम्हारी सारी कमाई दारू में उड़ा देता है। रहने दो भूखा उसे। अरे ऐसे मत बोलिए भाभी, आप तो जानती ही हैं कि वो मन के कितने साफ हैं, पर इस बेरोजगारी के कारण उन्हें दारू पीने की लत लग गई है। अरे अपना ये रोना गाना बाद में कर लेना, पहले काम निपटा ले घर का। मेरा और टाइम खराब ना कर। जा गेहूं पीस ले, फिर तुझे कपड़े भी धोने हैं। शांति रसोई घर में जाकर गेहूं पीसने लगती है। पीसते पीसते कुछ गेहूं वहां कपड़ों में गिर जाते हैं, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना ऐसे ही थोड़े गेहूं मैं अपने पल्लू में बांधकर घर ले जाऊं, फिर एक बर्तन में जमा कर लूंगी और उसे पीसकर रोटी बना लूंगी। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा, मगर फिर एक दिन चंदा ने शांति को ऐसा करते हुए देख लिया। अरे पहले तो मुझे लगा तुम लोग बस गरीब हो, पर तुम लोग तो चोर भी हो। चोरनी कहीं की। मुझे तो लगता था तू गेहूं पिसती है, पर तू तो अपने पल्लू में गेहूं छुपा कर ले जाती है। निकल मेरे घर से। मुझे माफ कर दो भाभी, हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे तुम लोग मेरे रिश्तेदार हो, इसीलिए दया कर कर तुझे मैंने अपने घर पे काम पर रख लिया, पर तू और तेरा पति हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने पर उतारू हो चुके हैं। आपको मुझे जितनी गालियां देनी है दीजिए, मारना है तो मार भी लीजिए भाभी, पर मुझे काम से मत निकालिए। परिवार की बात है, वरना कोई और ऐसा काम करता ना तो धक्के मार कर कब से घर का बाहर निकाल दिया होता। रोते रोते शांति अपने घर चली जाती है, जहाँ उसका नशेड़ी पति कहता है, अरे कहाँ रह गई थी कामचोर, इतनी देर क्यों कर दी? आज पैसे लाई कि आज भी खाली हाथ वापस आ गई है? अपने हाथ दिखा, जरूर पैसे छुपा लिए ताकि मैं दारू ना पी पाऊं। नहीं जी, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी, और अभी आप दारू पीने की बात कर रहे हैं, उसी कारण तो आज हम लोगों की ये हालत हो गई है। किसी काम की नहीं है तू, बिना मार खाए समझेगी नहीं। रख, अभी तेरे होश ठिकाने लगाता हूँ। रामलाल शांति को बहुत मारता है। शांति का मन दुखी हो जाता है और वो गांव के तालाब के पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैं तो रामलाल जी की फिक्र करती हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे इतना मारा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, चिंता क्यों करती हो?
ये आवाज कहाँ से आ रही है? शांति अपने आसपास देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वो ऊपर देखती है जहाँ उसे एक छोटी सी परी दिखती है। आप कौन है? आप तो कोई परी लगती हैं। हाँ बेटी, मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अपनी आंखें बंद करो। शांति आंखें बंद करती है और जादुई परी अपनी छड़ी घुमाती है। उसकी छड़ी घुमाते ही पेड़ के सारे पत्ते सुनहरे रंग के हो जाते हैं। परी उनमें से एक पत्ता तोड़ लेती है और फिर से अपनी छड़ी घुमाती है, जिसके कारण सारे पत्ते पहले की तरह साधारण से दिखने लगते हैं। आंखें खोलो बेटा। लो, इस पत्ते को ले जाकर अपने तकिए के नीचे रख देना। ये तो एक साधारण पत्ता है, इससे क्या होगा? ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं इसे रख लेती हूँ। शांति उस पत्ते को लेकर अपने घर जाती है और अपने कमरे में तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। सपने में उसे वही पेड़ वाली जादुई परी दिखाई देती है। बोलो शांति, क्या चाहिए तुम्हें? मैं चाहती हूँ हम बहुत अमीर हो जाए और मेरे पति नशा करना छोड़ दें, उन्हें कोई काम भी मिल जाए। कल जब तुम सुबह नींद से जागोगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई होगी। अगली सुबह शांति नींद से जागती है। अपने आसपास का नजारा देखकर चौंक जाती है। उसके बिस्तर पर चारों तरफ सोने चांदी रखे हुए थे। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? इतना सारा सोना, वो भी मुझ गरीब के पास। रामलाल जी को बताती हूँ, वो बहुत खुश होंगे। शांति जैसे ही कमरे के बाहर जाती है, वो देखती है कि रामलाल सूट बूट पहने काम के लिए बाहर जा रहा होता है। मुझे शहर में एक नौकरी मिल गई है शांति, मुझे आने में देर हो जाएगी, घर का ध्यान रखना। और इस तरह शांति बहुत अच्छा जीवन बिताने लगती है। उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती। रातों रात शांति के पास आए इतने पैसों को देखकर उसकी जिठानी उससे पूछती है, अरे क्यों रे शांति, कहीं बड़ा हाथ मारा है क्या? अचानक तुम लोगों के पास इतना पैसा कैसे आ गया? नहीं नहीं भाभी, ये सब तो जादुई परी के दिए हुए पत्ते का कमाल है। शांति जादुई पत्ते के बारे में सारी बात चंदा को बताती है, जिसे सुनकर चंदा के मन में लालच आ जाता है और वो झूठ मूठ रोते हुए उसी पेड़ के नीचे जाती है जहाँ उसकी रोने की आवाज सुनकर जादुई परी कहती है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, अब मैं जीना नहीं चाहती। चिंता मत करो बेटा, अपनी आंखें बंद करो। जादुई परी चंदा को भी उसी पेड़ का एक पत्ता देती है और तकिए के नीचे रखने को कहती है। चंदा उस पत्ते को लाकर अपने तकिए के नीचे रख लेती है और अगली सुबह जब उठती है तो उसके कमरे में चारों तरफ सांप बिच्छू रहते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये कैसा पत्ता है जिसे लाने के बाद उस गरीब शांति के पास तो इतना सारा सोना आ गया और मेरे चारों तरफ ये सांप बिच्छू, अरे कोई बचाओ। चंदा अपनी जान बचाती हुई शांति के पास जाती है। चलिए भाभी, मुझे लगता है आपके घर में सांप बिच्छू को बस जादुई परी ही हटा सकती है। दोनों मिलकर जादुई परी के पास जाते हैं। ये सब तुम्हारे बुरे इरादों का नतीजा है चंदा। तुम झूठ मूठ बस पैसे के लालच के कारण यहाँ आकर रो रही थी, इसीलिए तुम्हें जादुई पत्ते ने उसकी सजा दी। अरे मुझे माफ कर दीजिए जादुई परी, मेरे मन में लालच आ गया था। अरे शांति, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, फिर भी तुम मेरी मदद के लिए आई। चंदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए जादुई परी उसके घर से सारे सांप बिच्छू को गायब कर देती है। चंदा और शांति आपस में मिलजुल कर रहने लगती हैं। चॉकलेटी बहू। सुनीता जी की बहू की उम्र अब लगभग 37 साल की हो चुकी थी, लेकिन दिखने में अब भी वो किसी 22 साल की लड़की की तरह खूबसूरत लगती थी। सुनीता जी की बहू का नाम था अवनी। अवनी की खूबसूरती देखकर मोहल्ले की सारी औरतों को उससे जलन होती थी। 33 साल की उम्र में भी अवनी काफी चॉकलेटी लगती थी और इसकी वजह से उसका पति अनिरुद्ध काफी खुश रहता था। अरे अवनी, हमारी पड़ोसन कल कह रही थी, सुनीता जी आपकी बहू को देखकर तो लगता ही नहीं कि 37 की हो गई है। हो सकता है मम्मी जी उनकी बहू 27 साल की उम्र में भी 37 की लगने लगी है, इसीलिए बेचारी को आपसे जलन हो रही होगी। वैसे बहू, मैं किसी से कहूंगी नहीं, लेकिन एक बात तो बता,
तुम्हारी इस जवानी का राज क्या है? क्या बताऊं मम्मी जी, आप तो जानती ही हैं, मेरे पापा की चॉकलेट की दुकान थी। मुझे बचपन से ही ना चॉकलेट खाने का बड़ा शौक था। और एक बात बताऊं, मैंने अपने बेडरूम में एक बड़े से बॉक्स में बहुत सारी चॉकलेट रखी हैं और रोज कम से कम 4 चॉकलेट खाती हूँ। बस इसी की वजह से मैं इतनी चॉकलेटी और खूबसूरत दिखती हूँ। अरे लेकिन मैंने तो सुना था कि ज्यादा मीठा खाने से आदमी बूढ़ा दिखने लगता है। ये सब कहने की बातें हैं। चॉकलेट खाने से तो इंसान मीठा मीठा बोलता है और खूबसूरत दिखता है। लेकिन आप किसी से कहना मत सासू माँ। अगले दिन जब सुनीता जी अपने पड़ोस की औरत से मिलती है तो उनकी पड़ोसन फिर से वही सवाल करती है। अरे सुनीता जी, बताइए तो सही, आखिर आपकी बहू इतनी चॉकलेटी कैसे दिखती है? कल देखा था मैंने, ब्राउन कलर की साड़ी पहनकर बिल्कुल चलती फिरती चॉकलेट नजर आ रही थी। वैसे मैंने अपनी बहू से पूछा था। अब देखो, उसने ना मुझे किसी को बताने से मना किया है, लेकिन तुम मेरी सहेली हो इसलिए बता देती हूँ। अरे हाँ हाँ, बताओ ना सुनीता बहन, मैं भी उसका नुस्खा अपना लूंगी और जवान दिखने लगूंगी। और मेरी बहू, वो तो 27 साल की उम्र में ही बूढ़ी होने लगी है। फिर देखना, अपनी बहू से भी ज्यादा खूबसूरत दिखूंगी। मेरी बहू ने बताया था कि वो भर भर की चॉकलेट खाती है, लेकिन देखो तुम किसी को बताना मत। हाँ, जवान और खूबसूरत दिखने के चक्कर में सुनीता और उसकी पड़ोसन दोनों मिलकर खूब चॉकलेट खाने लगते हैं। लेकिन ये बात वो दोनों किसी को नहीं बताती। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों से पैर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मेरे भी पैर बहुत दुखते हैं। जब से चॉकलेट खाना शुरू किया है तब से ही ऐसा हुआ है। जवानी तो दूर, मेरे तो चेहरे की स्किन लटक कर नीचे आ गई है। कुछ दिनों के बाद, अनिरुद्ध बेटा, मैं डॉक्टर से ब्लड शुगर चेक करवाने गई थी। मुझे तो डायबिटीज हो गई है। मम्मी, लेकिन कुछ दिन पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी, अचानक आपको डायबिटीज कैसे हो गई? अब तो मीठा भी कम खाती हैं। हाँ हाँ, मैं कहाँ मीठा खाती हूँ, लेकिन पता नहीं डायबिटीज कैसे हो गई। सुनीता अपने बेटे अनिरुद्ध से चॉकलेट खाने वाली बात को छुपा लेती है और अपनी पड़ोसन सहेली के पास जाती है। अरे क्या बताऊं बहन, चॉकलेट खाने के चक्कर में जवानी तो आ नहीं रही, डायबिटीज की बीमारी लग गई। हाय रे, मेरे साथ भी यही हुआ। मैं अभी डॉक्टर से शुगर चेक करवा के आई तो पता चला कि डायबिटीज आ गई है। अरे भगवान भला करे तुम्हारी बहू का, जिसने हमें चॉकलेट खाने की सलाह दी। अरे लेकिन मेरी बहू ने कब कहा कि हमें चॉकलेट खानी चाहिए? उसने तो ये बताया था कि वो चॉकलेट खाती है। लेकिन अब हम क्या करें, हम दोनों तो जवान दिखने के चक्कर में बीमारी की चपेट में आ गए। तुम कहो तो मैं अपनी बहू से ही इसका इलाज पूछ लेती हूँ। अरे वो तो इतना चॉकलेट खाती है, उसे भी तो डायबिटीज हुई होगी ना, तो वो भी तो अपना ध्यान रखती होगी। अरे रहने दो रहने दो, तुम्हारे चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे। जानती हो, हमारे मोहल्ले की सारी औरतों को डायबिटीज हो गई है। अरे लेकिन उन्हें कैसे डायबिटीज हो गई? यह कोई छूत की बीमारी थोड़ी ना है। बुरा मत मानना, वो तुम्हारी बहू का जवान दिखने वाला नुस्खा मैंने उन सबको भी बता दिया था। हाय रे, ये क्या कर दिया तुमने? मोहल्ले की सारी औरतों को मीठे की बीमारी लगा दी। अरे लेकिन अब क्या होगा ये बताओ। होना क्या है, जवानी तो दूर, अब बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। और फिर अगले दिन, मम्मी जी, मैंने सुना आपकी शुगर बहुत हाई आई है। हाँ बहू, अब मैं बीमार ही रहूंगी, पूरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी। अरे मम्मी जी, लेकिन आपने ऐसा क्या किया? अचानक से आपका शुगर लेवल इतना बढ़ कैसे गया? वो क्या है ना बहू, तुम इतनी चॉकलेटी दिखती हो, इतनी सारी चॉकलेट खाती हो, तो मुझे लगा मैं भी छुप छुप कर चॉकलेट खाना शुरू कर देती हूँ ताकि जवान हो जाऊंगी, और इसी चक्कर में मुझे डायबिटीज हो गई। अरे मम्मी जी, ये आपने क्या किया? मैं तो शुगर फ्री चॉकलेट खाती थी, वो भी ड्राई फ्रूट्स वाली। आपको पहले पूरी बात तो पता करनी चाहिए थी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी पड़ोसन को ये नुस्खा बताया और उसने सारे मोहल्ले की औरतों को। हाँ? तो क्या मोहल्ले की सारी औरतें डायबिटीज की शिकार हो गई हैं? और नहीं तो क्या,
सबको तुम्हारी तरह चॉकलेटी और जवान जो दिखना था। अब हम क्या करें, सबका पाप हमारे ही मत्थे लगेगा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप उसकी चिंता मत करिए। कल पार्क में मोहल्ले की सारी औरतों को बुलाइए, देखना मैं कुछ न कुछ इलाज जरूर बताऊंगी। अवनी के कहने पर सुनीता मोहल्ले की सारी औरतों को पार्क में बुलाती है। अब हमें यहाँ क्यों बुलाया है? पहले ही तुम्हारी बहू के चक्कर में डायबिटीज हो गई है हमको। चॉकलेट ही बनना तो दूर, खुद चलता फिरता चॉकलेट का डब्बा बन गया है। मीठे की बीमारी जो लग गई है। अरे हाथ पांव इतने दुखते हैं, ऐसा लगता है अभी से बुढ़ापा आ गया। सुनीता बहन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अरे आप सब लोग चुप हो जाइए, बस कुछ दिन की बात है, सब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और जवान हो जाएंगी। अब हमें तुम्हारी कोई बात नहीं माननी। ठीक है, तो क्या आप लोग मेरी तरह चॉकलेटी खूबसूरत अच्छा नहीं दिखना चाहती? देखना तो चाहते हैं, लेकिन अब देखने के लायक भी नहीं रहे। देखिए, कल से रोज सुबह 5:30 बजे सब लोग मुझे यहाँ पर मिलेंगे। हम मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाएंगे और देखना धीरे धीरे कैसे ये बीमारी आप लोगों का पीछा छोड़ देती है और आप फिर से जवान दिखने लगेंगे। सारी औरतें एक बार फिर से अवनी की बात मान लेती है और सबका शुगर लेवल पहले से कम हो जाता है और हेल्थ पहले से भी अच्छी। बहू, भगवान भला करे तुम्हारा, वरना सब लोगों की हाय हमको लग जाती। मम्मी जी, कभी भी किसी की भी पूरी जानकारी के बिना कॉपी नहीं करनी चाहिए, भले ही वो चॉकलेटी और जवान बनने की बात हो या फिर कुछ और। हाँ, एक बात और, जब भी आपको चॉकलेट खानी हो मेरे पास आ जाना, मैं दे दूंगी आपको चॉकलेट, शुगर फ्री वाली। मॉडल बहू, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो शादी क्यों की? मुझे आपसे नहीं, बस उस फोटो से प्रॉब्लम है जो आपने सोशल मीडिया पर अपलोड किए। अरे इतनी सी बात और इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट? ये इतनी सी नहीं, मेरी करियर की बात है। मैं मॉडल हूँ और मेरी इंडस्ट्री में कोई भी एक शादीशुदा मॉडल के साथ काम करना नहीं चाहता, इसीलिए अभी के अभी उन फोटो को डिलीट करो। नैना के गुस्से में ऐसा बोलने पर रोहित सोशल मीडिया से अपनी और नैना की सारी फोटो डिलीट कर देता है। नैना एक मॉडल है जिसकी शादी रोहित से होती है, पर उसे हमेशा हर चीज से पहले सिर्फ मॉडलिंग ही दिखाई देती है, इसीलिए वो इसके आगे अपनी शादी को भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती। एक रात नैना तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है। अरे इतनी रात को ऐसे तैयार होकर कहाँ जा रही हो? नाइट क्लब। बहू, इस तरह रात भर घर की बहू का बाहर रहना सही नहीं है। ओ प्लीज, ये छोटी थिंकिंग आप अपने पास ही रखें। मेरे प्रोफेशन में नाइट क्लब एंड पार्टीज नॉर्मल है। ऐसा बोलकर नैना घर से बाहर निकल जाती है और रात भर पार्टी करने के बाद अगली सुबह घर वापस आती है, जहां उसकी सास सुबह सुबह घर की सफाई कर रही होती है। ओहो मम्मी, आप तो बहुत जल्दी उठ जाती है। चलो अच्छा है, मैं चली सोने। जब पूरी दुनिया के उठने का समय है तब तुम्हें सोना है, भला ये भी कोई घर वापस आने का समय है? नॉट अगेन मॉम, मैं आप और आपकी इन बातों से टायर्ड हो गई हूँ। अगर आपको ये सब सहन नहीं करना था तो रोहित की शादी एक मॉडल की बजाय किसी साधारण लड़की से करानी थी ना। सास को ये सब बोलकर नैना सोने चली जाती है, जिसके बाद वो सीधा शाम को कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसकी सास और रोहित बैठे बैठे खाना खा रहे हैं। नैना भी उन्हीं के साथ डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है, जहां सारा तेल वाला खाना देखकर वो गुस्से में भड़क जाती है। ये सब क्या है मॉम? आपको पता है ना कि मैं एक मॉडल हूँ और मुझे अपना फिगर मेंटेन करने के लिए हेल्दी फूड ही खाना होता है, नॉट लाइक यू। फिर भी आपने सारे खाने में तेल ही तेल भर दिया। बस नैना, बिल्कुल चुप। पहले तो तुम घर में एक सुई तक नहीं हिलाती और मम्मी जो पूरा समय अकेले काम करती रहती है उन पर चिल्ला रही हो। इतनी दिक्कत है तो खुद ही खाना क्यों नहीं बना लेती? पर बनाओगी कैसे? तुम्हें तो मॉडलिंग, पार्टी और सेल्फी के अलावा और कुछ आता ही नहीं ना। मेरे भैया भाभी ने मुझे आज तक किसी काम के लिए नहीं बोला। मैंने जब जो मांगा वो मिला और इन्हें देखो, खाने के नाम पर कितनी बातें सुना दी। बस बहुत हुआ, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। नैना गुस्से में तुनकते हुए बैग पैक करके घर छोड़कर अपने भैया के घर पहुंच जाती है।
जहां उसकी भाभी खुशी से नैना का स्वागत करती है। अरे क्या बात है नैना, ना कोई खबर ना रोहित साथ में, अचानक कैसे आना हुआ? मैं तो उस घर को हमेशा के लिए छोड़ आई, दोबारा कभी वहां वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलकर नैना घर में आकर मज़े में सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद अब वो पूरे ठाठ बाट से अपने मायके में रहने लगती है, जहां उसकी भाभी सारा काम करती और नैना अपनी मॉडलिंग प्रोजेक्ट करते हुए बस मौज में बैठकर खाती। नैना, आखिर बताओ तो सही कि तुम्हारे ससुराल में ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें घर छोड़ना पड़ा? बस उन्हें मेरा लेट नाइट पार्टी जाना और कोई काम ना करना पसंद नहीं था, तो मैंने वो घर छोड़ दिया और यहाँ आ गई। नैना की बात सुनकर उसकी भाभी हैरानी से उसे देखने लगती है, पर कुछ बोलती नहीं। इसी तरह कुछ समय बीतता है और देखते ही देखते अब नैना के पास मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स आने कम हो जाते हैं, जिससे नैना बहुत परेशान रहने लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी सुंदर मॉडल हूँ तो फिर भी मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा? देखो नैना, काम में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आज नहीं तो कल तुम्हें इससे भी अच्छा काम मिलेगा। तब तक अगर तुम चाहो तो घर में खाली बोर बैठने से अच्छा है कि मेरी मदद कर सकती हो। नैना पहले तो घर के काम का नाम सुनकर नाक चढ़ाती है, लेकिन फिर कुछ दिनों तक कोई काम न होने पर बोर होकर अपने आप भाभी की मदद करने पहुंच जाती है। इसी तरह धीरे धीरे उसकी भाभी नैना को घर का काम करने के साथ सारा खाना बनाना भी सिखा देती है। एक रात नैना और उसके भैया भाभी साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। पता है, आज का सारा खाना नैना ने बनाया है, मैंने तो बस आज थोड़ी सी ही मदद की है। मानना पड़ेगा नैना, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। आखिर मेरी बहन मल्टी टैलेंटेड जो है, मॉडलिंग और घर दोनों एक साथ बखूबी संभाल सकती है। और फिर जब मदद करने के लिए घर में कोई दूसरा इंसान भी हो तो फिर दिक्कत ही क्या। मेरी बहन चाहे तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। भैया की बात सुनकर नैना को अपनी सास और रोहित की याद आ जाती है। भैया, मम्मी और रोहित ने कभी मुझे मॉडलिंग करने से रोका नहीं। वो तो हमेशा हर चीज़ अकेले संभालते आए हैं और मैं हर काम खराब करती रही। मम्मी पूरा घर अकेली संभालती है और मुझसे बस थोड़ी मदद की उम्मीद करती है, पर उसकी जगह मैं उन्हें उल्टा बोलती रही। गलती मेरी है भैया, मुझे अपने ससुराल वापस जाना चाहिए। जानकर खुशी हुई बहना कि अब मेरी छोटी सी बहन समझदार भी हो गई है। इसके बाद नैना अपने ससुराल वापस आकर रोहित और अपनी सास से माफ़ी मांगती है और बाद में खुशी खुशी अपना मॉडलिंग और घर संभालते हुए ससुराल में रहने लगती है।